वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर और सभी ग्रामर एग्ज़ाम में किस तरह से लिखनी है वो बताऊंगी। और इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों, सबक नंबर 4 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम मेरा प्यारा वतन है। वतन किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा कि देश को कहते हैं। तो अब मैं आपको इस नज़्म को पढ़कर बताऊंगी और इसका मतलब भी समझाऊंगी मायनों के साथ। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। तो यहाँ पर अपने देश हिंदुस्तान को क्या कहा गया है कि मेरा देश मेरी इज़्ज़त है, मेरे लिए मेरी दौलत है, मेरे लिए मेरी अज़मत यानी कि मेरी बड़ाई है, और ये मेरे लिए मेरी जन्नत है मेरा देश। इसलिए ये मेरे लिए मुझे बहुत अज़ीज़ है, बहुत प्यारा है अपना वतन। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग फूले फले लहलाते हुए, मेरा प्यारा वतन। यहाँ पर अपने देश की तारीफ़ करते हुए क्या कहा गया है कि हमारे देश के जो दरिया हैं वो बहुत बड़े हैं और ताज़गी से भरे हुए हैं, पानी से लबरेज हैं। इसके बाग जो हैं वो फले फूले हुए हैं। यहाँ पर हर टाइप के फल और फूल हैं जो कि हमारे बाग लहलाते हुए हैं। इसलिए मेरा वतन प्यारा वतन है, मुझे बहुत प्यारा है। इसके चश्मे जवा, इसमें नहरें रवा, जंगल और वादियाँ, इससे अच्छी कहाँ मेरा प्यारा वतन। चश्मे किसे कहते हैं? झरने को कहते हैं। तो कहा गया है कि इसके जो झरने हैं, जो चश्मे हैं वो बिल्कुल नए तरोताज़ा हैं, साफ़ सुथरे हैं और इसमें बहुत सी नहरें रवा हैं, नहरें चल रही हैं हमारे देश में। यहाँ पर बहुत बड़े जंगल और वादियाँ हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इससे अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। इसी वजह से मेरा वतन मुझको बहुत प्यारा है। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा। फ़िदा यानी कि क़ुरबान। इस पर रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये वतन मेरा है और मैं इस पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर खुदा अपनी रहमत हमेशा बनाए रखे, सदा कहते हैं हमेशा को, इसलिए ये मेरा प्यारा वतन है और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। इस नज़्म को किसने लिखा है? सीमाब अकबर आबादी ने। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे अल्फाज मायने भी पूछे जाएंगे। तो पढ़कर बताती हूँ, हैंड टू हैंड मेरे साथ पढ़ना। अज़मत कहते हैं बड़ाई को, वतन कहते हैं अपने देश को, चश्मे कहते हैं चश्मे की जमा यानी कि पानी का सोता, पानी का ज़रिया, रवा कहते हैं बहता हुआ, जैसे कि अभी नज़्म में कहा गया था कि हमारे देश में बहुत सी नदियाँ रवा हैं यानी कि बह रही हैं। वादियाँ किसे कहते हैं? वादी की जमा होती है वादियाँ। पहाड़ों के दरमियान की जगह यानी कि चारों तरफ पहाड़ होते हैं और उसके बीच की जो जगह होती है वो वादी कहलाती है। फ़िदा कहते हैं कुर्बान होने को, रहमत कहते हैं मेहरबानी को, सदा कहते हैं हमेशा को। गौर करने की बात ध्यान से सुनेंगे। ये बड़ी प्यारी नज़्म है, बच्चे इसे मिलकर कोर्स या तराने की शक्ल में भी गा सकते हैं। नज़्म में वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। दरिया, बाग, फल फूल, चश्मे, नहरें, जंगल वगैरह हमारे वतन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। नज़्म में इन सब का जिक्र किया गया है। अब हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, जिस जगह पर हम रहते हैं तो उसी जगह से मोहब्बत करेंगे। अगर हम अपने घर में रहेंगे तो अपने घर से ही तो मोहब्बत करेंगे। तो इसी तरह से जिस जगह हम रहते हैं हमें उसी जगह से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, हमारे वतन का क्या नाम है? हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है, जवाब में लिखोगे। दूसरा सवाल, नज़्म में जन्नत किसे कहा गया है? जवाब होगा नज़्म में अपने वतन हिंदुस्तान को जन्नत कहा गया है। सवाल 3, शायर ने अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगी है? जवाब में लिखोगे शायर ने अपने वतन के लिए खुदा से दुआ मांगी कि इस पर हमेशा अपनी रहमत बनाए रखना। सवाल नंबर 4, शायर ने नज़्म में किन खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ों का जिक्र किया है? जवाब में लिखोगे शायर ने नज़्म में अपने वतन के दरिया, चश्मे, नहरें, फल फूल और वादियों का जिक्र किया है। अब मिसरों को मुकम्मल करना है। मिसरा किसे कहते हैं? देखो, ये जो लिखी हुई हैं लाइनें हैं, जो नज़्म की छोटी छोटी लाइनें होती हैं उन्हें मिसरा कहते हैं। जैसे कि ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा मिसरा। तो यहाँ पर डेश दिए गए हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। ये ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुना देती हूँ। मेरी इज़्ज़त है ये, इसमें नहरें रवा, इसके चश्मे जवा, अपनी रहमत सदा, इस पे रखे खुदा। सवाल नंबर 5, ये है
मुज़क्कर मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? देखो, जितने भी लड़कों के नाम होंगे वो हमेशा मुज़क्कर की कैटेगरी में जाएंगे और जितने भी लड़कियों के नाम होंगे वो हमेशा मुअन्नस की कैटेगरी में जाएंगे। जैसे कि मुज़क्कर होगा लड़का, मुअन्नस लड़की। मुज़क्कर अब्बा, मुअन्नस अम्मा। मुज़क्कर सुल्तान, मुअन्नस सुल्ताना। मुज़क्कर उस्ताद, मुअन्नस उस्तानी। मुज़क्कर शेर, मुअन्नस शेरनी। अब इसी तरह से बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, जैसे कि वतन, दरिया, बाग, फूल, जंगल। ये क्या है? मुज़क्कर हैं। देखो, जिन किसी लफ्ज़ों में, बेजान चीज़ों में आपको अलिफ की आवाज़ सुनाई दे तो उसका मतलब वो मुज़क्कर है, और जिसमें ई की आवाज़ सुनाई दे वो मुअन्नस है। देखो, यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने सेट किया हुआ है। वतन, अब मुझे मेरा वतन बहुत प्यारा लगता है, तो सेंटेंस मैंने पढ़ा मुझे मेरा। मेरा लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है, क्योंकि अलिफ आया है इसलिए मुज़क्कर आएगा, वतन आएगा मुज़क्कर की कैटेगरी में। अगला सेंटेंस पढ़ो दरिया के लिए। ये दरिया बहुत बड़ा है। मैंने क्या कहा? ये दरिया बहुत बड़ा है। ये तो नहीं कहा कि ये दरिया बहुत बड़ी है। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? दरिया मुज़क्कर की कैटेगरी में। अब बाग, ये बाग बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी मैंने बड़े लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, तो बड़ा क्या है? अलिफ की आवाज़ आई इसलिए मुज़क्कर वाले खाने में लिखा। इसी तरह से ये फूल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा लफ्ज़ आया है। अच्छी तो नहीं कहा मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा? ये मुज़क्कर होगा। इसी तरह से ये जंगल बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी मैंने बड़े लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब बड़ा लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है, तो जंगल भी मुज़क्कर की कैटेगरी में आया। अब इसी तरह से मुअन्नस, मेरी दौलत बहुत कम है, तो मैंने मेरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ई की आवाज़ आई तो दौलत किस में आएगा? मुअन्नस में। मेरी जन्नत मेरी माँ है, तो मैंने क्या बोला है? जन्नत। जन्नत क्या है? मुअन्नस है, क्योंकि इसमें भी ई की आवाज़ आई है। ये नहरें बहुत बड़ी हैं, तो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बोला ये नहरें बहुत बड़ा है, बड़ी बोला है, तो इसलिए मुअन्नस की आवाज़ आई। ये वादियाँ बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर भी बड़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ इसलिए मुअन्नस में लिखा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर भी बड़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ तो मुअन्नस के अंदर आया। अब यहाँ पर नज़्म के मिसरे हैं जो देखो, पहले पहला मिसरा लिखा है, अब इस मिसरे के बाद नज़्म में ये मिसरा लिखा गया था इसलिए यहाँ पर इसको इससे मिलाया गया। इसी तरह से आपको सबकी मैचिंग करनी है कि कौन से मिसरे के बाद कौन सा मिसरा लिखा गया है। तो सेकंड है, मेरी अज़मत है ये ताज़गी से भरे, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, इसके चश्मे जवा, इसमें नहरें रवा, ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। तो यहाँ पर इनको रीअरेंज करके लिख देना, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आपको वाहिद और जमा अलग अलग करके लिखने हैं। वाहिद किसे कहते हैं? एक चीज़ को। एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं? जमा। तो दरिया क्या है? एक, तो वाहिद में आएगा। वादियाँ क्या है? एक से ज़्यादा, जमा में आएगी। जंगल क्या है? एक, तो वाहिद में आएगा। चश्मे क्या है? एक से ज़्यादा, तो जमा में आएगा। नहरें क्या है? एक से ज़्यादा, तो जमा में आएगा। बाग यहाँ पर एक है तो वाहिद में आएगा। इसी तरह से फूल एक है तो वाहिद में आएगा। रहमत क्या है? रहमतों तो नहीं लिखा, रहमत लिखा है, या रहमतें नहीं लिखा, तो ये भी वाहिद में आएगा। अब हिंदुस्तान का नक्शा है जिसमें आपको रंग भरने हैं, वो आप अपने आप कर लेंगे। खुशखत लिखनी है। पहला लफ्ज़ है इज़्ज़त। इज़्ज़त कैसे लिखोगे? एन, फिर इस तरह से जे बनाओगे, ते बनाओगे। ऐसा ते नोकीला नहीं बनाना, ऐसा गोल बनाना है। वतन कैसे लिखोगे? वाव लिखा, ऐसे करके तोएं बनाया, फिर इसमें से नून बना दिया। अज़मत एन बनाया, ऐसे करके ज़ोएं बनाते हुए इसमें से मीम को निकाला, ऐसे गोलाई में ते बना दिया। ज़ोएं का नुक्ता ताज़गी, ते अलिफ्ता, जे गाफ छोटी ये ताज़गी। लहलाते कैसे लिखोगे? लाम है अलिफ, ते बड़ा ये लहलाते।